सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब का ऐसा शानदार स्पीच, ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का हिस्सा है और पेज नंबर यहाँ पर 55 पर प्रकाशित है। यहाँ पर जो विषय है वो है नेताओं की मृत्यु के बाद भी समाज कार्य निरंतर चिरकाल तक चलता रहे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो आज का जो स्पीच है वो है 13 नवंबर 1937 का। 13 नवंबर 1937 का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का इसलिए है क्योंकि इसी स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, क्यों उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, ये बाबा साहब इसी स्पीच में कहते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश होने वाला है बहुत खास, जिसमें मिलेगी आपको खास जानकारी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का ये खास वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, अगर वो पूरे विश्वास से वह लगातार कार्य करे तो। तथागत बुद्ध के सुंदर से विचार के साथ एवं बाबा साहब के हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचाने, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है, ऐसा कहते हैं बाबा साहब। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है निर्माणाधीन बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से, देश भारत से। विषय है नेताओं की मृत्यु के बाद भी समाज कार्य निरंतर चिरकाल तक चलता रहे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आइए आज का स्पीच जो कि यहाँ पर पृष्ठ संख्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 55 से 57 तक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 नवंबर 1937 को ऐसा स्पीच जो क्रांतिकारी स्पीच है, समाज के अंदर क्रांति पैदा कर सकता है, ऐसे स्पीच को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। जनता पत्रिका में दी गई सूचना के अनुसार शनिवार दिनांक 20 नवंबर 1937 के दिन रात 8 बजे बडाला मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें श्री भाऊराव गायकवाड़ को मानपत्र देकर सम्मानित किया जाने वाला था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने की थी। इस अवसर पर श्री शंकरराव बडलकर ने श्री भाऊराव गायकवाड़ के कार्य का संक्षिप्त सिंह अवलोकन प्रस्तुत किया। उसके बाद श्री भाऊराव गायकवाड़ ने मानपत्र का जवाब देते हुए भाषण किया। उनके भाषण के बाद मानपत्र अर्पण समारोह के अध्यक्ष बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने भाषण में कहा कि आज के इस अवसर पर उपस्थित रह पाया, इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। इसीलिए इस समारोह का आयोजन करने के लिए यहाँ के चालक सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अक्सर आंदोलनों की लौ चमकाने के लिए इन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वह इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। एक सम्माननीय व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है और इसका महत्व भी उतना ही बड़ा है। श्री भाऊराव कितने बड़े हैं ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आज के मानपत्र की भाषा उन्हें अतियुक्त भरी लगती है, लेकिन मेरी राय में वह अतियुक्त भरी नहीं है। भाऊराव का योगदान अनमोल है। मुझे इस वक्त इस बात का बुरा लग रहा है कि मानपत्र अर्पण का यह समारोह बडाला के निवासियों की ओर से न होकर कुछ अन्य लोगों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि यह समारोह पूरे मुंबई इलाके की ओर से कम मुंबई शहर की ओर से आयोजित किया जाना चाहिए था। जो हो, ये कार्यक्रम होना जरूरी था और मैं अध्यक्ष पद स्वीकारने की विनती को मना नहीं कर सका। पिछले 10 वर्षों में हमारे समाज की जो उन्नति हुई है उसके बारे में मैं जब शांतिपूर्वक सोचता हूँ तब मेरे मन में बार बार दो विचार गूंजते रहते हैं। मिस्टर गांधी जी जैसे पुरुष के साथ झगड़ने में सफलता पाकर हमें राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हुई और हमें राजनीति में समानता का दर्जा मिला। ब्राह्मणों क्षत्रियों के साथ विधिमंडल में बैठने का, उनके साथ सोच विचार करने का,
जो मौका हमें मिला है ये सब प्राप्त करने के लिए मैं केवल निमित्त मात्र था, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, श्री भाऊराव गायकवाड़ जैसे की सहायता न मिलती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। आज जनता मुझे अपने जिन कामों के लिए धन्यवाद दे रही है उनमें से 80% हिस्सा श्री गायकवाड़ का है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं, किस तरह से अपने सहयोगियों को, अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये इस स्पीच के माध्यम से देखा जा सकता है। यहाँ इस बात को दर्ज करने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। ऐसे सभी तरह से लायक नेता का आज यहाँ मानपत्र देकर जो सम्मान किया जा रहा है वह मेरी नज़र में योग्य और अपूर्व है। इस अवसर पर हमारे आंदोलन के बारे में 2 शब्द बताने में कोई हर्ज नहीं, ऐसा मुझे लगता है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अर्थात वर्तमान पार्टी को बड़ी मजबूत संस्था माना जाता है। इसके बावजूद मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना क्यों की, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सम्मानित साथियों, इस बात को हम बाबा साहब की ही शब्दों में, बाबा साहब के द्वारा लिखे ही शब्दों में उनके स्पीच को हम हूबहू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना क्यों की। यही प्रश्न अगर हमारे सामने खड़ा हो कि मान्यवर साहब ने एक पार्टी बनाई, क्योंकि इस समय तक 1984 तक बाबा साहब द्वारा बनाई हुई पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, तो ऐसे में मान्यवर साहब ने एक पार्टी बनाई, 20 साल लगातार सामाजिक आंदोलन किया, संघर्ष किया, तत्पश्चात उन्होंने पार्टी खड़ी की देश के अंदर, आज वो राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऐसे में वहाँ पर भी हमें यही विचार करने की आवश्यकता कि आखिर उन्होंने क्यों पार्टी का गठन किया। और इन दोनों चीज़ों को हम जब एक साथ इस स्पीच को जोड़कर देखेंगे तो बाबा साहब के भावों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और मान्यवर साहब के भावों को भी आप समझ पाएंगे और आप देखेंगे किस तरह से मान्यवर साहब ने बाबा साहब के ही पद चिन्हों का अनुसरण और अनुगमन करते हुए इतना बड़ा कदम उठाया था। सम्मानित साथियों, इसकी एक ही वजह है और वह ये है कि वर्तमान पार्टी में पूंजीपतियों की संख्या काफ़ी है। वे अपना हित करवाने की जगह गरीबों का, कामगार का और किसानों का हित कभी नहीं कराएंगे। इसी प्रकार कामगारों में एक और पक्ष निर्माण हुआ है। इन लाल झंडे वालों के आंदोलन से श्रमिकों का आज के हालत में हित होगा या नहीं, इस बारे में मुझे शक है। इसीलिए हमें नए स्वतंत्र लेबर पक्ष की स्थापना करनी पड़ी है, बाबा साहब कहते हैं, अर्थात स्वतंत्र लेबर पार्टी बनानी पड़ी है। तो कारण यह स्पष्ट किया बाबा साहब ने। पिछले मुंबई प्रांत के असेंबली चुनावों में हमारी पार्टी की ओर से नासिक जिले से श्री भाऊराव गायकवाड़ को हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवार चुना था और उन्होंने वर्तमान पार्टी को टक्कर दी थी। इस चुनाव में वर्तमान पार्टी का उम्मीदवार जीता, लेकिन दोनों उम्मीदवारों के मत की संख्या में केवल 250 का अंतर था। वर्तमान पार्टी के उम्मीदवार को 16,900 मत मिले थे और भाऊराव को 16,650 मत मिले थे। 250 वोटों का अंतर यहाँ पे देख रहे हैं आप। लेकिन मेरी राय में एक गलत हिसाब है। क्यों? क्योंकि हम में से एक व्यक्ति ऐन समय पर फिर गया। इस अवसर पर उसका नाम लेना मुझे गंवारा नहीं। उसे 4,000 मत मिले, जिसे आज की भाषा में बोटकटवा कहते हैं। वही बात बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, हमारा ही व्यक्ति, चुनाव मैदान में उतर गया, उसको 4,000 वोट मिले और यही 4,000 अगर हम भाऊराव गायकवाड़ के हिस्से में डाल देते हैं तो 16,4 20,650 मत मिलते और वर्तमान पार्टी जो कांग्रेस पार्टी उसको 16,900 मत मिले थे। आप देखिए कितने बड़े अंतर से, अर्थात इस प्रकार हमारे मत विभाजित नहीं होते और श्री भाऊराव गायकवाड़ कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,750 मतों से हराते। इसी से भाऊराव की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताने में मुझे खुशी है कि विधिमंडल के लिए चुने गए लोग काबिल हैं। विधिमंडल में लोगों को मन में जिनके प्रति आदर भावना है, उनमें से एक श्री भाऊराव भी हैं। सभी हमने जिस स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है उसकी आप में से हर एक को सहायता लेनी चाहिए।
मैं चुनौती देकर कह सकता हूं कि मैंने राजनीति के बारे में बेहतर अध्ययन किया है और इसी अध्ययन के आधार पर मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी का कार्यक्रम तय किया है। इस कार्यक्रम के बारे में जिनके मन में आशंका हो वो मेरे यहां आए, मैं उनके सारे शक दूर करूंगा। लेकिन इसके बजाय लोगों को गलत सही जानकारी देने वाला व्यक्ति लफंगा ही होगा। खैर, वर्तमान पार्टी विश्वामित्र की छल कपट है। मुक्तेश्वर ने छल कपट का जो वर्णन किया है उसमें सांप नेवले में मित्रता होती है, चूहा बिल्ली का दूध पी रहा है, सिंह और हाथी भाई भाई की तरह रहते थे आदि वर्णन है। वास्तव में दुनिया में हकीकत में इन बातों पर कहां तक भरोसा किया जा सकता है? वर्तमान पार्टी के साथ यही बात है। समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसके प्रमुख नेता अगर गुजर भी जाते हैं तो भी सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। इस तरह की कार्ययोजना हो तभी वह पक्ष या वह समाज दुनिया में वैभवशाली बनेगा। इस कोटेशन को हमें ध्यान से समझना है। बाबा साहब सन 1956 में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसके बाद एक गैप हो गया और उस गैप की भरपाई नहीं हो पाई। खैर मनाइए, 1966 के बाद में माननीय कांशीराम साहब ने कदम रखा और घर परिवार त्याग कर, सब कुछ त्याग कर सामाजिक आंदोलन चलाया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भारत में राजनीति में सशक्त भूमिका का निर्वहन किया। इससे आप सभी बुद्धिजीवी साथी वाकिफ हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब का भाषण पूरा होने के बाद उन्हें और श्री भाऊराव को कई संस्थाओं की ओर से फूल मालाएं अर्पण की गईं। इस अवसर पर प्रिय दोंदे, राव आर.डी. कवली, मैनचेस्टर मिल के मैनेजर हेमी साहब, कास्टिल साहब, द प्रधान, कडेकर देवराव नाइक, वडलकर, कमलाकांत चित्रे, ओम साहब मास्टर, श्री मडके बुबा, नीले गायकवाड़, रामजी बोरीकर, श्री कोतवाल, अरोलकर आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। धन्यवाद अर्पण के बाद मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम पेश किए गए और उसके बाद सभा समाप्त हुई। और इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब के स्पीच के समापन के साथ हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आपने बहुमूल्य समय देकर, अपना एक अमूल्य समय देकर इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक सुना, समझा और आपने ये भी समझने की कोशिश की किस तरह से वर्किंग थी बाबा साहब की और वर्तमान परिदृश्य में भी हमें किस तरह से वर्किंग करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित हम आपको आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नियमित लेकर आ रहे हैं, ताकि हम बाबा साहब को पढ़ें, समझें, सुने और बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित होकर हम बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने का काम करें। यही एकमात्र उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने का है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि जन जन तक पहुंचाने में आपकी भी भूमिका अहम है। आपने वीडियो को सुना, आप तक पहुंचा, और यदि आप यहीं पर इस वीडियो को रोक देंगे, इसको शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो ये जन जन तक पहुंचने का अधूरा प्रयास होगा हमारा। इस प्रयास को पूर्णता तभी मिलेगी जब आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके व्हाट्सएप पर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सभी पर इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे। जन जन तक पहुंचने में ऐसे ही मदद मिलेगी। और इसके साथ ही हमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, बाबा साहब का एक अधूरा मिशन, अधूरी इच्छा कहें हम, वो ये थी कि वैचारिक सेंटर होना चाहिए, जो कि आवाज का नई दिल्ली के द्वारा बीबीएस 3 के अनुसांगिक संगठन के द्वारा ये 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी हो चुकी है। इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसा वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण भी सारनाथ में दिया था। कई साथी
इतिहास निर्माण में अपना योगदान करने के इच्छुक हैं, ऐसे सम्मानित साथियों के लिए यहाँ पर SBI अकाउंट आप देख सकते हैं, IFSC कोड यहाँ पर ये दिया गया है, आप देख लीजिए। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से आप धमदान करेंगे, आपको आने वाले समय में राष्ट्रीय प्रांतीय जो कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार होते हैं, उसमें शानदार आपका सम्मान किया जाएगा संगठन की तरफ से। डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से। अब मैं डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।